स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी, आप सभी ने इसका जिक्र तो सुन ही लिया होगा। पिछले कुछ सालों से न्यूज में लगातार इसके बारे में आता ही रहता है कि भाई ईडी ने वहां छापेमारी करी, ईडी ने वहां नोटिस भेजा, ईडी ने वहां पर प्रॉपर्टीज को अटैच कर लिया। इवन आज जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आम आदमी पार्टी के जो प्रमुख हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनको 7 टाइम ईडी का नोटिस गया और उन्होंने कहा है कि मैं ईडी के सामने पेश नहीं होता हूं। इससे पहले चाहे झारखंड का मामला हो, चाहे महाराष्ट्र का मामला हो, 2 दिन पहले चाहे तमिलनाडु का मामला हो, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो बहुत ज्यादा न्यूज में बना रहता है। और सिर्फ न्यूज में ही बना नहीं रहता है, चाहे वो आपके सुप्रीम कोर्ट के गलियारे हों, वहां पर भी इसका कॉन्टिन्यूस जिक्र रहता है। पॉलिटिकल डिबेट्स में तो इसका जिक्र रहता ही रहता है। एंड थर्ड एस्पेक्ट, इकोनॉमिक फ्रॉड, इकोनॉमिक क्राइम, वो एस्पेक्ट भी काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। तो आज इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आखिर है क्या, और जब भी कोई केस ईडी के पास चला जाता है तो वहां पर बेल मिलना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है। लास्ट ईयर ऑपोजिशन पार्टीज ने क्यों सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करी कि भाई ये ईडी का मिसयूज किया जा रहा है। जनरली अगर देखा जाए तो ईडी के जो केसेस है मैक्सिमम वो ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स के अगेंस्ट ही फाइल किए जा रहे हैं। लास्ट ईयर मुझे अभी भी ध्यान है कि कपिल सिब्बल जी ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली और वहां पर कहा कि ईडी के मिसयूज का क्या करना चाहिए, हमें उसके ऊपर में थोड़ी सी रोकथाम लगानी चाहिए। इवन किसी ने तो ये भी पिटीशन डाली थी कि ईडी के मिसयूज के कारण में जो ऑपोजिशन है उसको क्या किया जाए, साइलेंस करने की कोशिश करी जा रही है। तो ये सारी चीजें डिटेल में हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर में। तो अगर आप देखें, टाइम फॉर कोर्ट्स टू वेक अप टू ब्लैटेंट मिसयूज ऑफ पामला, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। क्यों कहा जा रहा है कि ईडी के पास में जो इतनी सारी अनचेक जो पावर आई है वो क्यों पामला के कारण में आई है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के कारण में। क्यों कहा जा रहा है कि ईडी को एज ए पॉलिटिकल वेपन यूज किया जा रहा है, किसके अगेंस्ट में, ऑपोजिशन के अगेंस्ट में। इसके लिए एक आपको मैं यहां पर एक इमेज शो करना चाहता हूं, और ये नंबर यहीं पर ही रुक नहीं रहे, ये एक्सटेंड हो रहे हैं, इंक्रीज ही हो रहे हैं। लाइक जैसे आप देखेंगे कि ईडी के केसेस कांग्रेस के अगेंस्ट में आप ये लिस्ट देख सकते हैं। उसके बाद में शिवसेना, उसके अगेंस्ट में आप देख सकते हैं। फिर आप एनसीपी में देख सकते हैं किन किन के अगेंस्ट में। फिर तृणमूल कांग्रेस, फिर आरजेडी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, आम आदमी पार्टी में सत्येंद्र जैन, फिर उसके बाद में मनीष सिसोदिया, फिर उसके बाद में अभी संजय सिंह, फिर उसके बाद में अभी अरविंद केजरीवाल जी को भी क्या है, कॉन्टिन्यूस नोटिस दिए जा रहे हैं। प्लस में आप देखेंगे तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, फिर उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी, फिर जम्मू एंड कश्मीर। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हमें देखने को मिल रहे हैं जहां पर ईडी कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा है, नोटिस सेंड कर रहा है, सर्च कर रहा है, साथ में कई सारी प्रॉपर्टीज को भी क्या कर रहा है, वो अटैच कर रहा है। तो इन सब कारणों से ईडी क्योंकि न्यूज में रहता है, तो इस सेशन के अंदर में हम कई सारे डोमेन्स को देखने वाले हैं, जिसके अंदर तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पर कॉन्टिन्यूस हमें जिक्र देखने को मिलता है कि ईडी ने फला जगह पर क्या किया है, रेड किया है, ईडी ने फला जगह पर सर्च ऑपरेशन किया है, ईडी ने फला पॉलिटिकल पर्सन के अगेंस्ट में सर्च वारंट जारी किया है, अपने सामने पेश होने के लिए वारंट जारी किया है। और जब वो अरेस्ट कर लेते हैं तो उस XYZ पर्सन को बेल मिलने में इतनी मुश्किलात क्यों होती है, इतनी मुश्किल क्यों होती है, ये ईडी को जो पावर दी गई है ना, उसके अंदर में आपको पता चलेगा कि ये इतनी मुश्किलें क्यों होती हैं। तो इसको अगर आप देखिए 3 डायमेंशंस में, कॉन्टेक्स्ट में आप देख सकते हैं। सबसे पहला कॉन्टेक्स्ट अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, जो कि जनरली हर कोई न्यूज में देखता है। ये कहा जा रहा है कि ईडी का सबसे ज्यादा जो यूज है वो ऑपोजिशन के अगेंस्ट में ही किया जा रहा है। ईडी का कहीं पर भी जो रूलिंग पार्टीज हैं उनके अगेंस्ट में, उनके मेंबर्स के अगेंस्ट में यूज नहीं किया जा रहा, पहला, सबसे पहला। दूसरा कॉन्टेक्स्ट अगर देखा जाए तो यहां पर एक चीज हमेशा कही जा रही है कि जो इलेक्शन का टाइम है उसके साथ में ईडी क्या है, सिंक्रोनाइज करता है।
एंड थर्ड एस्पेक्ट, क्योंकि हमें हमेशा दोनों पर्सपेक्टिव पता होने चाहिए, तो जब गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव को पढ़ते हैं तो गवर्नमेंट कहती है कि ईडी इंडिपेंडेंट वे में काम करती है। जहां पर भी कोई भी क्रिमिनल या फिर मान के चलिए इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल किसी भी प्रकार का घोटाला या क्राइम हुआ होगा, वहां पर ईडी क्या करेगा, एक्शन लेगा ही लेगा। ठीक है, समझ रहे हैं सारी की सारी चीजें। तो हम डिटेल में जानते हैं इस वीडियो के अंदर में, आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप स्टडी IQ IAS पर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस बैच को जरूर ज्वाइन करिए। बेहतरीन ऑफर चल रहा है, 22,499 रुपये में इतना शानदार बैच आपको मिलने वाला है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं PRT लाइव कोड यूज करके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें हम बिल्कुल 360 प्रोफाइल के हिसाब से पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए ईडी है क्या। नाम कई बार सुनते होंगे, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी जो कहानी शुरू होती है 1960s से ही शुरू होती है। बट रिसेंट टाइम में अभी 2022 में क्या किया गया, कुछ अमेंडमेंट किए गए, जिसके बाद में ईडी के पास में पावर और ज्यादा बढ़ गई, तब से ज्यादा न्यूज में बना हुआ है। तो अगर मैं ईडी के बारे में बताऊं तो सबसे पहली बात तो इसका नाम क्या है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है। और ये मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस हैं, जो उनका वॉयलेशन है, उनको क्या कर रहा है, देखना है, उनके लिए क्या करनी है, उनको इंक्वायरी करनी है। तो यहां से दो वर्ड आपके सामने आए, एक मनी लॉन्ड्रिंग और एक दूसरा क्या, वॉयलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लॉज। आप सभी जानते हैं दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है। जैसे आप सभी अपने घर में कपड़े की धुलाई करते हैं ना, वैसे ही किसी गलत प्रोसीड से, किसी गलत एक्शन से, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स ट्रैफिकिंग, आर्म्स, किसी भी तरीके से आपने ब्लैक मनी को क्या किया हो, इकट्ठा किया हो, और उसको आप अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू, अलग अलग चैनल्स के थ्रू क्या करें, उसको जब व्हाइट में कन्वर्ट कर दे तो उसको हम बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। तो उसकी इंक्वायरी एक तो करनी है। दूसरा दोस्तों, फॉरेन एक्सचेंज। आप जब रुपीज को क्या करते हैं, फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज करते हैं या फॉरेन करेंसी को रुपीज में एक्सचेंज करते हैं, तो वहां पर तो कोई रूल्स का, कोई नॉर्म्स का वॉयलेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पर भी नजर बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हो सकता है ब्लैक मनी को इन फॉरेन एक्सचेंज के माध्यम से क्या किया जाता हो, यूज किया जाता हो व्हाइट में कन्वर्ट करने में, पैसे को चैनलाइज करने में। तो इसलिए भी क्या हो जाता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फाइटिंग इकोनॉमिक क्राइम, इट इज अ डोमेस्टिक एंड इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी responsible for enforcing economic laws and fighting economic crime in India। तो आप इस सबसे इंपॉर्टेंट से समझिए कि हमारे देश की सबसे इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसका मैंडेट क्या है कि हमें क्या करना है, जो भी इकोनॉमिक क्राइम हो रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइम हो रहे हैं, उनको क्या करना, फाइट करना है। अब यहां पर मेन क्वेश्चन ये आता है, दरअसल सबसे बड़ा जो आरोप लगता है, जो कहा जाता है, क्योंकि एक समय ध्यान होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के बारे में बोला था कि वो एक तरीके से पैरट हो चुका है, तोता बन चुका है, जो एक क्या है, उसमें केज में कैद है, और वो उसकी तरफ पे क्या करता है, जैसा गवर्नमेंट कहती है वैसा वो रिएक्ट करते हैं, वैसा वो एक्शन लेते हैं। तो कई बार ईडी के बारे में भी ऐसे शब्दों का चयन किया जाता है। वो क्यों, उसके पीछे का रीजन समझिए कि जो पेरेंट मिनिस्ट्री है ईडी की, वो कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इसीलिए आरोप लगता है कि इसका ईडी की ऑर्गेनाइजेशन का मिसयूज किया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट के एम्बिट में आ रहा है, इंडिपेंडेंट वे में काम नहीं कर रहा है। एंड दूसरा पर्सपेक्टिव कि सीबीआई के रेस्पेक्ट में इनके पास में ज्यादा पावर है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, आप सभी जानते होंगे कि अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है, तो जिसने अरेस्ट किया यानी कि जो प्रोसिक्यूशन करने वाले हैं, उनके ऊपर में जिम्मेदारी होती है कि प्रूव करना कि भाई आप गुनहगार हैं। लेकिन जब आप ईडी के नॉर्म्स पढ़ते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पढ़ते हैं, जिसके तहत में ईडी को पावर मिली है, वो क्या कहता है कि यह जिम्मेदारी अब आपको अरेस्ट करने वाले की नहीं है, यह जिम्मेदारी एक्यूज की है कि वो प्रूव करे कि मैं इनोसेंट हूं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपने हमेशा मूवीज में, सीरियल्स में देखा होगा कि कभी भी आप जो भी बयान देते हैं पुलिस के सामने, उसको गवाही के रूप में, एविडेंस के रूप में प्रूफ नहीं किया जा सकता, उसको रखा नहीं जा सकता, उसको नहीं माना जाता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, आप जानकर हैरान रहेंगे कि ईडी की कस्टडी के अंदर में आप जो भी बयान देते हैं उसको एज ए प्रूफ माना जा सकता है और उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन दो प्रोविजन के कारण में
जो बेल मिलने के जो प्रोविजंस हैं वो बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, मुश्किल हो जाते हैं। बहुत कम चांसेस है कि कोई अगर ईडी के चार्जेस में क्या हो, अरेस्ट हो, ईडी के थ्रू अरेस्ट हो, वहां पर उनको बेल बहुत जल्दी मिल सके, क्योंकि जो इनोसेंस को प्रूव करने की जो जिम्मेदारी आपके ऊपर में है, आपने जो भी बयान दिया उसको एज ए प्रूफ यूज किया जा सकता है। इस कारण से जो बेल के जो नॉर्म्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। थर्ड, अगर देखा जाए, जनरली हम कई बार कहते हैं कि भाई एफआईआर की कॉपी जल्द से जल्द क्या है, एक्यूज को पहुंचानी चाहिए, मिलनी चाहिए। तो यहां पर ईडी के पास में ये भी पावर है, ये भी प्रोविजन है कि जो उनकी जो एफआईआर की जो कॉपी है, उसकी जो इंफॉर्मेशन की कॉपी है, वो बहुत रेयरली क्या करते हैं, एक्यूज के साथ में शेयर करते हैं। इवन कई सारे इंसिडेंसेस में कोर्ट भी अप्रोच करना पड़ता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा तमिलनाडु के अंदर में भी ईडी का कानून चल रहा है। अभी जो सोरेन साहब, जो झारखंड के सीएम, पूर्व सीएम, उनको क्या है, ईडी ने अरेस्ट किया, तो उस समय पर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था। यहाँ पर आम आदमी पार्टी वाला मामला तो चल ही रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, बहुत सारे, एक एक स्टेट को आप उठाएंगे तो एक एक स्टेट में आपको ऐसे केसेस देखने को मिलेंगे। तो मनी लॉन्ड्रिंग, its primary objective is to curb the generation and circulation of black money, ensure compliance with the law concerning foreign exchange and prevent money laundering। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। अब कुछ ना इतिहास के पन्नों में जाते हैं, हिस्ट्री, कि आखिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या अभी बने हैं? नहीं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट 1956 में बना था। उस समय इसका नाम था एनफोर्समेंट यूनिट, वॉज फॉर्म्ड इन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। और शुरुआत में पता है इसका सिर्फ काम क्या था? इसको काम दिया गया था किस चीज से रिलेटेड, कि अगर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट का, जिसको हम फेरा भी बोलते हैं, प्लीज नोट करिएगा, फेरे लगाने वाले फेरा नहीं, वैसे इसके चक्कर में पड़ जाए तो कानून के फेरे लगाने ही पड़ते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947, उसका अगर कहीं पर भी क्या हो रहा है, वॉयलेशन हो रहा है, तो उसकी इंक्वायरी करना, उसमें प्रोसिक्यूशन करना, यह मेन जिम्मेदारी थी किसकी? ईडी की। 1957 में इसका नाम चेंज किया गया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, एंड बाद में इसको और पावर दी गई कई सारे एक्ट्स के थ्रू। जैसे सबसे पहला फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, फेमा जिसको हम बोलते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, सबसे इंपॉर्टेंट कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है भारत के अंदर में। उसमें 2002 में स्पेसिफिक कानून पास हुआ है, और इस कानून ने स्पेसिफिकली ईडी को, यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टर को ज्यादा पावर दी है थ्रू फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। कई सारे लोग बहुत बड़े बड़े क्राइम करके विदेशों में भाग जाते हैं, तो उनके अगेंस्ट में 2018 में यह कानून लाया गया था। और इसके अंदर में, यानी कि इस कानून के तहत में जो इंक्वायरी करनी है, जो प्रोसिक्यूशन करना है, जो अरेस्ट करना है, जो सर्च करना है, वो कौन करता है? ईडी करता है। अब नेक्स्ट स्टेप पर अगर आते हैं तो सिर्फ अरेस्ट, सर्च, यहीं तक ही ईडी के एक्शंस नहीं रहते। ईडी जरूरत पड़ने पर इवन मैक्सिमम केसेस में जो अक्यूज्ड हैं उनकी प्रॉपर्टीज को भी क्या करते हैं? अटैच कर देते हैं। उनके जो अकाउंट है उनको भी क्या कर देते हैं? अटैच कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, सीज कर देते हैं। तो ये पर्सपेक्टिव भी प्लीज नोट। इसीलिए कहा जाता है कि ईडी के जो एक्शन है वो और ज्यादा पावरफुल है रादर देन सीबीआई एंड अदर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज। तो ईडी के अंदर में कैसे पर्सन होते हैं, कौन आते हैं, कहां से हायरिंग होती है, ये भी पता होना चाहिए। तो ईडी के अंदर में मैंने एक वर्ड यूज किया, मल्टी डिसिप्लिनरी। रेवेन्यू सर्विसेज के ऑफिसर होंगे, इंडियन पुलिस सर्विसेज के इसमें ऑफिसर होते हैं, आईएएस सर्विसेज के भी ऑफिसर्स के अंदर में होते हैं। उनके अपने कैडर तो होता ही, अपने रिक्रूटमेंट तो ईडी करता रहता है। आप सभी ने कभी ना कभी एग्जाम सुना ही होगा कि ईडी का एग्जाम हो रहा है। तो याद रखिएगा, यहां पर ऑफिसर्स आपके इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, साथ में अपने कैडर के भी एम्प्लॉइज होते हैं। इन एडिशन टू डायरेक्टली हायरिंग, डायरेक्टली भी हायर किया जाता है। डायरेक्टरेट ऑल्सो ड्रॉज ऑफिसर फ्रॉम डिफरेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज से होते हैं, इनकम टैक्स, पुलिस, इन सब से भी क्या आते हैं, इनके पास में ऑफिसर होते हैं। द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ डिपार्टमेंट इज लेस देन 2000 ऑफिसर, आउट ऑफ विच 70% ऑफ ऑफिशियल्स केम फ्रॉम डेपुटेशन। मतलब आप देखिए 100 में से 70% ऑफिसर कहां से आते हैं? डेपुटेशन पर आते हैं। सिर्फ 30% ऑफिसर क्या होते हैं? ओन कैडर के होते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर ईडी का कहां पर है? न्यू दिल्ली के अंदर में है। और इसके ना 5 रीजनल ऑफिसर्स भी हैं, जैसे मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, चंडीगढ़ हो गया, कोलकाता एंड दिल्ली।
ये भी चीज अभी इंपॉर्टेंट है, इसका समझने की कोशिश करिएगा कि रीजनल ऑफिसर्स के कार्ड में डिफरेंट रीजन्स में जो इसके आउटरीच है या फिर जो सर्च एंड सीज एंड वारंट वाले जो ऑपरेशंस है वो काफी ज्यादा स्मूथ एंड फास्ट होते हैं। ठीक, प्लस में अभी जो मैं आपको बार बार 2022 का एग्जांपल देता हूं कि ईडी की पावर में एक्सपेंशन होता है। क्यों होता है ये चीज समझिए। 2022 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन को अमेंड किया और यह कहा कि 16 एंटिटीज जिनकी जिम्मेदारी है कि वो मैंडेटरली इंफॉर्मेशन शेयर करें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के साथ में। दरअसल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट उसका सेक्शन 66 ये कहता है कि जो डिफरेंट बॉडीज हैं, फॉर एग्जांपल कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इनकम टैक्स, इन सब के ऊपर में भी जिम्मेदारी है कि वो टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन शेयर करते रहें किसके साथ में, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के साथ में। तो प्लीज नोट करिएगा उसके एम्बिट को क्या किया गया, और ज्यादा इंक्रीज कर दिया गया, यानी कि उसके अंदर में और ऑर्गेनाइजेशंस को क्या किया, मैंडेटरी कहा गया कि भाई आप ईडी के साथ में इंफॉर्मेशन को शेयर करें। दूसरी चीज 2022 में फिर दोबारा इस अमेंडमेंट को क्या किया गया, चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। देखिए सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले तो ईडी की पावर को ही चैलेंज किया गया, फिर ये जो अमेंडमेंट्स हुए उनको चैलेंज किया गया, फिर ये जो वारंट दिए जाते उनको चैलेंज किया गया, इवन ये भी चैलेंज किया गया है कि ये जो बेल मिलने में इतनी, अब देखिए नॉर्मल इंसिडेंसेस में, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर में ये कहा जाता है कि इतने समय पे अगर चार्जशीट फाइल ना हो तो आपको बेल मिल जानी चाहिए, लेकिन ईडी के केस में ऐसा नहीं है। ईडी के अंदर में एक्सेप्शन मिलता है ईडी को कि वो और लंबे समय तक अगर चाहे तो बिना चार्जशीट फाइल किए आपको क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए जब न्यूज में आता है ना कि बिना चार्जशीट फाइल किए हम अरेस्टेड हैं, बिना चार्जशीट, वो ऐसा इसलिए क्योंकि ईडी के पास पावर है। ये भी चीज समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, इन 2022 सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया इस अमेंडमेंट को एंड मेड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को और ज्यादा स्ट्रांग कर दिया। इसके कारण में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास में अगर देखा जाए अनचेक्ड पावर चली जा चुकी है, किसकी, समन करने की, किसी को भी अरेस्ट करने की, किसी को भी रेड कहीं पर भी करने की, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बेल है उसको नियरली इम्पॉसिबल कर दिया है, इम्पॉसिबल हो चुका ऑलमोस्ट। तो अब ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर अरेस्ट तो और भी लोग करते हैं, इंक्वायरी तो और भी लोग करते हैं, तो बार बार ईडी का जिक्र क्यों आता है? तो ईडी जो दूसरी पॉलिसिंग एजेंसीज हैं, जो पुलिस एजेंसीज हैं, उनसे अलग हैं। क्यों अलग हैं? क्योंकि अगर देखें इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन जो प्रिडिकेट ऑफेंस होते हैं, ये प्लीज नोट करिएगा, प्रिडिकेट ऑफेंस क्या होता है? अ क्राइम दैट इज कंपोनेंट ऑफ मोर सीरियस क्राइम। एक बहुत बड़े क्राइम का एक और दूसरा क्या हिस्सा, क्राइम। मान के चलिए आपने किसी का मर्डर किया है, मर्डर एक क्राइम हो गया, और मर्डर करने हुए जाते वक्त आपने क्या किया है, किसी बैंक को लूटा है, ये भी क्या है, एक और क्राइम है। ठीक है, तो दो क्राइम हो गए ना। तो अ प्रिडिकेट क्राइम यानी कि अ क्राइम दैट इज कंपोनेंट ऑफ अ मोर सीरियस क्राइम। तो प्रिडिकेट क्राइम इज अ एसेंशियल टू चार्ज समवन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। The investigating and prosecution of predicate offenses is done typically by CBI. CBI करता है या स्टेट पुलिस करती है, while ED इसको क्या करता है, इन्वेस्टिगेट करता है। दूसरा एक और चीज समझिए क्या डिफरेंट है। दूसरी एजेंसीज जब आपको वारंट दें तो वो क्या करती हैं, इन्वेस्टिगेट करती हैं। अगर आपको मान के चलिए CBI ने वारंट दिया तो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन अगर ED ने आपको नोटिस दिया है तो वो इन्वेस्टिगेशन नहीं है, वो इंक्वायरी है। क्या इंक्वायरी? ये चीज नोट करेगा, सेक्शन 50 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रोवाइड्स पावर ऑफ सिविल कोर्ट टू ईडी अथॉरिटीज फॉर समनिंग पर्सन सस्पेक्टेड फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एंड रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया 2022 में, अब आप देखिए 2022, 2023, 2024, 2020, 2019 हर जगह पर ईडी का जिक्र है। क्या बोला? ईडी अथॉरिटीज आर नॉट पुलिस ऑफिसर्स, वो पुलिस ऑफिसर नहीं है, एंड इंक्वायरी अंडर द सेक्शन 50 ऑफ पामला इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन इन स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ द टर्म फॉर इनिशिएटिंग प्रोसिक्यूशन। तीसरी चीज, अदर डिफरेंस क्या है? ये सबसे बार बार मैं बात आपको कह रहा हूं कि अगर आप देखा जाए इन कोर्ट, any statement given by an accused to police is not admissible as evidence। आपने किसी पुलिस और पुलिस अथॉरिटी, इनकम टैक्स अथॉरिटी,
सीबीआई के सामने, एनआईए के सामने आपने जो भी बयान दिया हो, अनलेस एंड अनटिल आप उस बयान को कोर्ट में नहीं देते हैं, तो आपने पुलिस कस्टडी में कोई भी बयान दिया हो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ये चीज आपने हमेशा देखा होगा कि समझाया जाता है कि पुलिस के सामने जो भी बोलो कोर्ट में वो मान्य नहीं है, बट ये चीज थोड़ा सा यहां पर चेंज है। ईडी के सामने आप कुछ भी स्टेटमेंट देते हैं, कुछ भी बयान देते हैं, बट अ स्टेटमेंट मेड टू एन ईडी अथॉरिटी इज कंसीडर्ड एडमिसिबल। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है। दूसरा, while the accused can access a copy of first information report, एफआईआर की कॉपी मिल जाती है, बट अगर ईडी ने किसी को अरेस्ट किया है, द एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज रेयरली मेड अवेलेबल टू देम। ये भी एक इश्यू है जिसके कारण में ईडी और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि ईडी इतना पावरफुल कैसे है, कैसे डिफरेंट है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से। अब ईडी का सिग्निफिकेंस क्या है? कई लोग, सबसे पहला उनका इंसिडेंस यही होगा कि भाई ईडी को खत्म कर देना चाहिए। भारत जैसा देश जहां पर करप्शन सिर्फ नीचे के लेवल पर नहीं, टॉप लेवल पर, मिनिस्ट्रीज के लेवल पर, ब्यूरोक्रेसी के लेवल पर होता है, जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग में सिर्फ करोड़ नहीं, हजारों हजारों करोड़, लाख लाख करोड़ क्या किए जाते हैं, चैनलाइज किए जाते हैं। तो वहां पर ईडी जैसी अथॉरिटी का होना जरूरी है, बट कुछ चेक एंड बैलेंस के साथ में। दूसरी चीज, इकोनॉमिक जो ऑफेंस होता है वो कई मायने में लार्जर एक्सटेंट पर क्या करता है, दूसरों को इंपैक्ट करता है। फॉर एग्जांपल आप देखें, इकोनॉमिक क्राइम्स आर फार मोर सीरियस देन क्राइम्स अगेंस्ट इंडिविजुअल, as they injure the economic and social fabric of society. Therefore, these crimes should be dealt with differently and the consequences for offenders should be severe. आपने किसी बैंक के साथ घोटाला कर आप चले गए, तो उसका घोटाले का नुकसान सिर्फ आपको या बैंक को नहीं देखना पड़ रहा है, बल्कि उसके इंपैक्ट जो 5,000 रुपए, 10,000 रुपए कमाता है या कमाते हैं, उनके जो सेविंग है उसके ऊपर में पड़ रहा है। यानी कि सोशल लेवल पर, सोसाइटी के लेवल पर, अदर जो लेवल है वहां पर भी इसके इंपैक्ट हमें देखने को मिलते हैं। द रोल ऑफ ईडी बिकम्स इंपॉर्टेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। द एजेंसी इज टास्क्ड विद एनफोर्सिंग इकोनॉमिक लॉज एंड कॉम्बैटिंग इकोनॉमिक क्राइम्स इन इंडिया, like money laundering, foreign exchange violation and financial fraud. Corruption, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि हायर अथॉरिटीज पे होता है, एसेंशियली क्या करता है, आपकी इनइक्वालिटी को इंक्रीज करता रहता है, जो अकाउंटेबिलिटी है उसको डिक्रीज करता है, पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिवनेस उसको डिक्रीज करता है, यह आपकी इकोनॉमी की हेल्थ को डैमेज करता है, मेक्स फॉरेन बिजनेसेस एंड इन्वेस्टर्स शाई अवे। ये चीज होती है। The ED contributes to the fight against corruption by investigating the money laundering aspect. तो यानी कि यहां से आपको एक और चीज पता है कि ईडी फर्स्ट इंस्टेंस में जो हम बार बार बात कर रहे हैं बिल्कुल ही गलत नहीं है, लेकिन कुछ सेंस में जब क्वेश्चन किया जाता है, जो क्रिटिसिज्म किया जाता है, वो इन एस्पेक्ट में किया जाता है। ये वाले एस्पेक्ट है। ईडी के पास से बहुत वाइड पावर है, इतनी वाइड पावर है कि इतनी पावर तो सीबीआई और स्टेट पुलिस के पास में भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, स्टेटमेंट बिफोर ईडी इज एडमिसिबल इन कोर्ट एज एविडेंस। अभी जस्ट बताया, ऑल ऑफेंसेस अंडर पामला आर नॉन बेलेबल। इसीलिए कहा जाता है कि बेल मुश्किल से ना के बराबर मिलती है। द बर्डन ऑफ प्रूफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। जनरली जब आप किसी को अरेस्ट करते हैं तो आपके ऊपर में जिम्मेदारी होती है, यानी कि अथॉरिटी के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि आप ये प्रूव करें कि हाँ, ये जो अक्यूज है इसने क्राइम किया है। तभी तो आपको पता होगा जो जितने सारे केसेस हो कितने लंबे लंबे चल रहे होते हैं। बट माय डियर फ्रेंड, ईडी के मामले में ऐसा नहीं होता है। यहां पर जो जिम्मेदारी है कि मैंने ये गुनाह नहीं किया है, मैं इनोसेंट हूं, ये जिम्मेदारी किसके ऊपर में है? इंडिविजुअल के ऊपर में, कि आप ये प्रूव करिए कि भाई आपने क्राइम नहीं किया। इसलिए कहा जाता है कि जो वाइड पावर दी गई है इनका मिसयूज हो सकता है, यानी कि अब्यूज ऑफ पावर हो सकता है। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी। यहां पर ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं कि ईडी फंक्शन कैसे करती है। यह पता ही नहीं है कि ईडी कौन से केसेस को चूज करती है, क्या बेसिस है पर्टिकुलर केस को पिक करने का। क्योंकि एफआईआर जो कि जल्दी मिल जाता है, बट अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो क्या नाम है उनकी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है वो जल्दी मिलती नहीं, वो इंटरनल डॉक्यूमेंट माना जाता है और उसको एक्यूज को दिया ही नहीं जाता। तो इसके कारण में ट्रांसपेरेंसी नहीं आ पाती कि आखिर किस बेसिस पर इस क्राइम को चूज किया गया। नेक्स्ट, यूज ऑफ पामला फॉर ऑर्डिनरी क्राइम्स। ये बहुत ज्यादा इंसिडेंसेस देखने को मिल रहे हैं इस समय
कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो कि इतना इंपॉर्टेंट और इतना स्ट्रिक्ट कानून है, उसको कई बार क्या किया है, इन्वोक किया जाता है ऑर्डिनरी क्राइम्स के अंदर में भी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लो कन्विक्शन रेट। 2005 से अगर अभी तक देखा जाए तो 5,906 केसेस ईडी ने क्या किए हैं, रजिस्टर किए हैं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 25 केसेस ऐसे हैं जहां पर क्या हुआ है, डिस्पोज हुआ, यानी कि कन्विक्शन रेट हुआ है। ठीक है, तो ये चीज देख सकते हैं, जो कि क्या है 0.42। दूसरी चीज एक और, सिर्फ कन्विक्शन ही नहीं, स्लो रेट, बहुत समय लेकर क्या होती है, इंक्वायरी होती है, क्योंकि कोई मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है, आपके पास में एक्स्ट्रा छूट है कि आप क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट केसेस को क्या कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, इसलिए क्या कर सकते हैं आप, और समय ले सकते हैं चार्जशीट फाइल करने में। तो चार्जशीट फाइल करने का जो टाइम है वो डिले करता रहता है बेल को भी, और जिसके कारण में जो ये अरेस्ट है, जो क्या नाम है इंक्वायरी है, ये काफी लंबे समय तक चलती रहती है। तो इसके कारण में जो केसेस का डिस्पोजल रेट है और प्लस में कन्विक्शन, वो भी बहुत ज्यादा कम रहता है। तीसरी चीज, पॉलिटिकल बायस। Critics often allege that government is weaponizing ED by silence its critics. जहां पर भी इलेक्शन है, जहां पर भी ऐसा ऑपोजिशन आरोप लगाता है, इवन कोर्ट में भी यह आरोप के साथ में क्या किया गया, पिटीशन डाली गई कि जहां पर भी गवर्नमेंट को क्या करना होता है, कोई एक्शन लेना होता है, या फिर इलेक्शन होते हैं, या फिर ऑपोजिशन में कोई वॉइस होती है, तो वहां पर क्या किया जाता है, ईडी का यूज किया जाता है। इसके लिए अगर इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट देखेंगे, 2022 की एक रिपोर्ट है, क्या कहती है कि क्लोज टू 85% ऑफ केस इन्वॉल्विंग पॉलिटिशियंस वर रजिस्टर्ड अगेंस्ट दोज फ्रॉम ऑपोजिशन। तो एक बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है कि क्या जो गवर्नमेंट है या फिर जो गवर्नमेंट की पॉलिटिकल पार्टी है, जो अलायंस हैं, क्या उनके अंदर में कोई ऐसे एक भी या इंसिडेंसेस ऐसे क्रिमिनल केसेस के नहीं करे जिसको क्या है ईडी क्या कर सके, परस्यू कर सके। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, ये चीजें कोर्ट के अंदर में इंक्वायरी, कोर्ट के अंदर में इन सब चीजों के ऊपर में जिक्र चल रहा है, एलिगेशन लगाए गए हैं। तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, देखिए सबसे पहली बात तो ईडी नहीं होना, ये बिल्कुल भी वे फॉरवर्ड नहीं होगा, ये सॉल्यूशन कभी भी नहीं है। आप अपने आप से पूछिए कि अगर ऐसी कोई अथॉरिटी हुई ना जो क्राइम्स, इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, इनके ऊपर में कंट्रोल करे तो क्या होगा। तो अथॉरिटी तो होनी चाहिए, बट साथ में ये भी हमें बैलेंस बनाए, फाइन बैलेंस होना चाहिए कि इसका मिसयूज भी ना हो। तो सबसे पहली बात, व्हाई द ईडी possesses substantial power under PAMLA, it is essential to ensure they are not misused against political opponents. सबसे पहला तो सॉल्यूशन यही है, investigation should not be employed as a means of punishment and effort should be made to expedite cases. फास्ट करिए, जल्द से जल्द करने की कोशिश करिए, स्विफ्ट ट्रायल होना चाहिए। ED must demonstrate fairness and impartiality by putting more fact in public domain, क्योंकि फैक्ट नहीं होते तो कहते हैं ना, साक्ष्य को प्रमाण की आवश्यकता, कि आप फैक्ट्स रखिए पब्लिक डोमेन में, अपने आप सबके सब शांत हो जाएंगे। थर्ड, द एजेंसी कैन बी मेड ऑटोनोमस बॉडी, क्योंकि अभी एजेंसी मिनिस्ट्री के अंदर में आती है, उसकी पेरेंट मिनिस्ट्री है। तो इस कारण से क्या होता है, हमेशा एलिगेशन ये लगते रहते हैं कि इसका मिसयूज किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा, और ये क्या करता है, ईडी की इमेज को इंपैक्ट करता है। तो अगर वो ऑटोनोमस बॉडी बन जाए तो वो क्या करेंगे, ईडी की इमेज को और ज्यादा क्या करेंगे, बेहतर करेंगे। तो मैंने ये आज 360 डिग्री आपके साथ में चीजें डिस्कस करने की कोशिश करी हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें ईडी के सर्टेन केसेस, सर्टेन जो क्या नाम है अरेस्ट वारंट या फिर सर्च समन, इन सब के बारे में आप अपना ओपिनियन भी लिखें। हम सभी को अपना ओपिनियन लिखना चाहिए। तो ये कमेंट आप सभी के लिए ओपन है, आप क्या और रिफॉर्म्स चाहते हैं, कैसे स्ट्रिक्ट होना चाहिए, सारी चीज़ें आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को इस वीडियो के अंदर में शुरू से लेकर एंड तक सारी चीज़ें समझने को मिली होंगी। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।